कल जो लिखे थे नोट कि सम फिगर हैव ओनली रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, उसी में एग्जांपल लिखा। सबसे पहला एग्जांपल ट्रेपेजियम याद है? ट्रेपेजियम याद है? उसी की बात कर रहे हैं। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम हैज नो रोटेशनल, हैज नो रोटेशनल, trapezium has no rotational symmetry, no rotational symmetry and no reflectional, and no reflectional symmetry. नो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, ठीक। बट लेकिन अभी फिगर बना करके दिखाते हैं। बट एन आइसोसेलेस, एन आइसोसेलेस मतलब जिसकी भुजाएं कैसी हों, एक बराबर हों, ठीक है। ट्रेपेजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। चलो फिगर बनाओ। कह रहे हैं ट्रेपेजियम के पास कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, ना तो रोटेशनल होगी और ना तो रिफ्लेक्शनल, लेकिन जो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसके पास वन लाइन सिमेट्री जरूर होगी। दोनों का फिगर बनाओ वन बाई वन। सबसे पहले पहले का ट्रेपेजियम बनाते हैं, अगर तुमको याद हो तो। ठीक, ये हमारे पास है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। यहां पर आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनाओ। ये ज्यादा खिंचा हुआ है, इससे कम, ये कम में है और ये ज्यादा में है। जैसे लकड़ी का गुटका हो और एक तरफ ज्यादा ढाल दिया गया हो और एक तरफ कम ढाल दिया गया हो, तो वो आपका जो ट्रेपेजियम होगा उसमें आपको कोई सिमेट्री मिलने वाली नहीं। खींच करके लाइन देख लो, कहीं से भी ये वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब आइसोसेलेस बना लेते हैं इसके जस्ट बगल में ही, उसको देखना। ये आप बराबर बराबर बनाना। इनका हाल जरा देखो, इसकी ये साइड आपस में बराबर है, ठीक। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ए बी सी और ये कितना डी। अब ये बताओ उधर वाले का रिफ्लेक्शन इस पर और इधर वाले का उस पर जाएगा। मेरे फिगर पर मत जाना, मेरा इधर उधर थोड़ा सा बन जाता है। ये और ये साइड दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर आ रही हैं, लिखना। और ऊपर और नीचे वाले में पैरेलल हैं, यहां पर लिख देना ऐसे एरो बना करके, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। इनके लिए दीज टू साइड्स, these two sides are same, are of same length, are of same length, same length, ठीक। these two sides are of same length, ये दोनों साइड्स आपकी कैसी होंगी, एक बराबर लेंथ की होंगी। अच्छा पता है इसके पास केवल और केवल एक सिमेट्री है। हाँ, पॉलीगन है कि नहीं है? पॉलीगन है, तो ये ना केवल और केवल वन ऑर्डर का डाइहेड्रल ग्रुप होगा। इसके पास कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं, इसके पास रिफ्लेक्शनल के नाम पे केवल और केवल एक ही होगी। आप R0 बोल सकते हो फिर रोटेशनल के नाम पे, लेकिन R0 को एज अ मोशन कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ केवल और केवल रिफ्लेक्शनल होगी और ये वन ऑर्डर का होगा। क्लियर है? किस पे? थमो, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। ये स्टेटमेंट हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? हम ये करें इसके पास केवल और केवल एक रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होगी और इसके पास कोई सिमेट्री नहीं होगी और ये वन ऑर्डर का डाइहेड्रल ग्रुप बनाएगा। मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है? मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है?
या मेरे को R0 को कंसीडर करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तर्क दो क्यों करना पड़ेगा? हाँ, एक रिफ्लेक्शन खुद से अटैच होगा तो किसको प्रोड्यूस करेगा? आइडेंटिटी को। और आइडेंटिटी के नाम पे कौन चढ़ेगा? R0। तो क्या ये 1 ऑर्डर का डाइहेड्रल ग्रुप होगा या 2 ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का होगा। हाँ, ये सोच करके रखना। ठीक, कुछ अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो ये नहीं तुरंत का तुरंत एक्सेप्ट कर लो, पहले ये दिमाग लगा लो एक रिफ्लेक्शनल ही है। अगर वही एक रखोगे तो बेचारा खुद से ऑपरेट करेगा। अब खुद से ऑपरेट, रिफ्लेक्शनल जो हो आपकी होती है वो कभी आइडेंटिटी नहीं होती, ये बात जानते हो। आइडेंटिटी हमेशा कौन होगी? R0। और किसी डाइहेड्रल ग्रुप में तुम उस थ्योरी को कतई ना भूलना कि अगर आपने डीएन बनाया हुआ है तो डीएन का मतलब है एन रोटेशन और एन रिफ्लेक्शन, एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? 2 गुनी होगी। तो अगर आप यहां पर D1 बना रहे हो तो D1 में कितने एलिमेंट आएंगे? 2, एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन। R0 रोटेशन और ये वर्टिकल लाइन वाली सिमेट्री आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आई बातें समझ में? किसमें? हाँ, किसको? 360 नहीं लेंगे, R0 मेरा हमेशा रहेगा। R0 एज अ मोशन हमेशा कंसिडर किया जाएगा। अगर सीधे नॉर्मली देखने की बात करें, केवल देखने भर की, तो देखने भर की सिमेट्री अगर कहेंगे तो यहां पर रोटेशन नहीं करेंगे, देखने भर में केवल और केवल रिफ्लेक्शन है। लेकिन मैथमेटिकली आपको ग्रुप बनाना है तो आपको R0 मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा, आप उसको छोड़ थोड़ी ना सकते हो। आपके पास कितने टाइप के मोशन है, आपने फिगर को निकाला, यूं ही उठा करके रख दिया बिना रोटेट किए, तो R0 होगा होगा। अब इस फिगर को आप रोटेट कराओ 90 डिग्री, 180, तो क्या ये वापस लगने वाला है? नहीं लगने वाला। लेकिन 360 कर दोगे तो वापस फिट हो जाएगा। लेकिन 360 बेचारा होगा कौन? R0। तो वहां पर हम R0 को आइडेंटिटी के तौर पर हमेशा रखेंगे। ये याद रखना, अगर केवल देख करके बात कोई पूछे नॉर्मली आम जिंदगी में, तो केवल रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है और कोई नहीं। ठीक है, केवल रिफ्लेक्शनल है, क्योंकि सिमेट्री का मतलब तो कुछ बदलाव करो और बदलाव करने के बाद वहीं पर फिगर सेट हो जाए। लेकिन मैथमेटिकली बात करोगे तो मैथमेटिकली आपके पास 2 सिमेट्री होंगी, एक रोटेशन R0 और दूसरा रिफ्लेक्शनल, ये वर्टिकल लाइन वाला। आई बात इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री को रख करके ग्रुप नहीं बन सकता है। लेकिन वो लाइन सही है जो नोट में लिखाया गया था, सम ऑब्जेक्ट हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, some have only reflectional symmetry, some have neither rotational nor reflectional symmetry। तो यहां पर बात फील की हो रही है कि देखने से इसके पास कैसी सिमेट्री नजर आएगी? केवल रिफ्लेक्शनल, बस उतनी ही। मैथमेटिकली आप करोगे तो आप R0 मोशन है उसका, तो R0 का मतलब रोटेशन भी कैसा? 0 डिग्री। 0 डिग्री रोटेशन मतलब मूवमेंट हुआ ही नहीं है, जैसे का तैसे दिया गया। ये एक्सेप्ट हुआ दिमाग में? लिखना इसी बात पे। बोले इट फॉर्म, इसी के जस्ट नीचे लिखना, it form a dihedral group of order 2, it form a dihedral group of order 2, it form a dihedral group of order 2। क्लियर हुआ? चलें आगे। ठीक, इसके बाद चलो अब न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। चलो प्रॉब्लम लिखना, डिस्क्राइब इन पिक्चर्स और वर्ड। अब गैलियान के ही न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। प्रॉब्लम लिखना, डिस्क्राइब इन पिक्चर्स or words the elements of D5। ठीक, ब्रैकेट में लिख देना सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, सिमेट्रीज ऑफ
symmetries of a regular pentagon. D5 की सिमेट्री को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्क्राइब इन पिक्चर्स और वर्ड द एलिमेंट्स ऑफ D5। टेंशन ना लेना, हम तुमसे टेबल नहीं बनवाएंगे, क्योंकि D5 में टोटल कितने आएंगे 10, 5 रोटेशन और 5 रिफ्लेक्शन, और टेबल के अंदर भरे कितने जाएंगे, फिर 100 भरे जाएंगे। टेबल नहीं बनवा रहे हैं, केवल और केवल ये कह रहे हैं कि आप D5 के एलिमेंट को डिस्क्राइब कीजिए पिक्चर से और या फिर शब्दों से, हम दोनों से कर दे रहे हैं। चलो बनाओ, एक पेंटागन बनाना चालू करो। ये याद रखना, पेंटागन वो बनाना है जिसकी पांचों साइडें आपस में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। यहां शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, रेगुलर पेंटागन, ठीक। चलो बनाओ फिगर। सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनाना ना कि फिगर उगर बनाने के बाद अपने को ना लाइन वाइन खींचना काफी आसान रहे। तो एक साइड ये बना दिए, ठीक, दूसरी साइड हम इधर से बना देते हैं ऐसे, ये हुआ। तीसरी साइड ये बन जा रही है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यार बराबर नहीं हुआ ना, किसी एंगल से बराबर नहीं है ना। पटरी लेकर आए क्या? हाँ पूरा मिटा दो यार, बनाना सही सलामत है, नहीं पता चलेगा। ये हुआ, इसके बाद ये रहा, रुको देखते हैं कहीं से कुछ तो हो जाए शायद। मेरा नहीं बनने वाला। हाँ हाँ यार, बड़ा गड़बड़ सड़बड़ बना रहे हैं यार, बड़ा अजीब है। फिगर नहीं बनता मेरे से, पता नहीं क्यों। हम हर बार पूरा ही मिटाएंगे। पटरी ले आए, इसको 2 मिनट रोको, पटरी ले आए, पटरी से बनाएंगे। ऐसे फिगर छोटा छोटा बनाओ किसी तरीके से, और मेरे से बने बनेगा नहीं है फिगर। बस थ्योरी यही है, क्योंकि पेंटागन है, 8 साइड रहेगी, तो वर्टेक्स के ठीक सामने एक साइड हो जिसका मिड पॉइंट होना चाहिए, जहां से वो गुजर रहा हो। इसीलिए पूरा सब कुछ इसी तरीके से बनाओ। इतनी मेहनत के बाद एक फिगर बना, सोच लो कितनी मेहनत की पढ़ाई है हम लोगों की, या तो हम लोगों को कुछ नहीं आता। इस साइड के ठीक सामने एक वर्टेक्स, यहां से चलती हुई लाइन इसके मिड से जाएगी। ये साइड, इसके ठीक सामने एक वर्टेक्स चाहिए, इस तरह से इस साइड के सामने एक वर्टेक्स, इस साइड के सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये वर्टेक्स। तो आपके पास टोटल 5 वर्टेक्स, 5 साइड हो चुकी है। 5 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 साइड है। पेंटागन बन चुका है, ठीक। नामकरण संस्कार किया जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नामकरण संस्कार करो। चलो शुरू करो। हाँ, ये जो लाइन जा रही है ना, यहां ओरिजिन से होकर के जाने वाली लाइन, थोड़ा सा ना ठीक ही है, क्या कहा जाए। हाँ नहीं, अब x को मेरे को तिरछा लेना पड़ेगा, जबकि x एक्सेस तिरछी नहीं होती है। हाँ, सबकी x एक्सेस तिरछी हो गई ना, x एक्सेस को सीधा रखना था, वही मेन था। ये जो वर्टेक्स यहां चला है ना, इसको यहां हम लोगों को थोड़ा सामने रखना था, और इस साइड को एकदम सीधा कर देना था। हाँ यार सुनो, हम यक्स एक्सेस क्यों माने जाए, भाड़ में यक्स एक्सेस ना, अपने लिए ये इनिशियल लाइन तिरछी मिर्ची, और नहीं तो क्या, हम दुनिया के गुलाम थोड़ी हैं। इनिशियल लाइन, बस मामला ही खत्म, छोड़ो, उसी को लिखो इनिशियल लाइन, वही आपकी यक्स एक्सेस है। आप आपके लिए सहमत हो? तो जब इनिशियल लाइन ये है तो सारे एंगल अब यहीं से नापे जा रहे हैं, ठीक है।
अभी यही एक्स एक्सेस जैसे यहां पर लिए होते तो उससे मापते, अभी तिरछा मान लिया तो इससे नापे। बोलो ये बताओ 360 डिवाइडेड बाई 5 करो, 72 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना हुआ, 72 डिग्री। तो पक्की बात है ये वाला एंगल भी कितना होगा, 72 डिग्री। तो हर एक एंगल आपका कितना होगा, 72 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं आए, मतलब अच्छा हाँ सॉरी यार सॉरी, मिड वाले को तो ध्यान ही नहीं दे रहे, रुको 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 सॉरी। हाँ ये टोटल 72 है ना, टोटल उसका ख्याल ही नहीं कर रहे कि मिड से काट दिए हैं इसको। अरे फिगर बनाने में सही में दिमाग खराब हो जाता है यार ना। हाँ अरे बवाल हो जाएगा उसमें ना, सीधा जस्ट डबल। तो ये पूरा हो गया 720, ओ सॉरी 72। तो ये इतना हिस्सा कितना होगा, इतना ये होगा 36, इतना होगा 36 डिग्री। ठीक, अब नामकरण संस्कार उसी इनिशियल लाइन से कर दो। ये आपका कौन सा होगा, कैपिटल ए। ठीक, इसके बाद इस वर्टेक्स को बी, इसको कह दिया सी, ये हो गया डी, और ये हमारा हो गया ई। ठीक, और कैपिटल ए से जो लाइन गुजर रही है वो आपकी पहली लाइन है, पहली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नाम देते हैं L0। और सुनो ये जो मिड से होकर के गुजर रही है इसको नाम दे दो या सुनो हर वर्टेक्स से जो गुजर रहा है उसको नामकरण संस्कार करो। ये कौन है, L0। बी से जो गुजर रही है इसको आप क्या कह दोगे, L1। इसके बाद बी के बाद फिर सी पर आओ, इसको क्या कह दोगे, L3। सी के बाद फिर डी पर आओ, इसको क्या कहोगे, इसको L4। और इसके बाद फिर ई से गुजरने वाली ये कौन होगी, नाम दे सकते हैं L2 L2 L2। कुछ छोड़ दिए क्या, सी वाला L, रुको ये है L0, ए से गुजरने वाला, बी से गुजरने वाला L1, तो सी से गुजरने वाला L2, ये L2 सी से। उसके बाद सी के बाद फिर डी वाला कौन, डी वाला L3, ये L3। डी के बाद फिर ई से L4, L4। और कुछ बचा, 4, नोट करो। बाप रे, इतनी मशक्कत के बाद एक तो फिगर बना तो नामकरण संस्कार हुआ। बवाल है ये सब, नहीं बनता फिगर उगर मेरे से, बहुत बवाल वाला काम है, किसी तरीके से बनता है बस। हाँ नहीं समझे, चिपका दिया जाए ना, एक दिन यही करते हैं। सही मेरे को सब पढ़ाने को तो ना, ये फिगर उगर वाला पढ़ाने को तो फिर बस मेरे अंदर का आर्टिस्ट उसी दिन मरता है, बाकी दिन जिंदा रहेगा। बाकी दिन मुझको मोर बत्तख सब बनाना आता है। शिक्षा क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बना देते थे। वहीं बगल बोर्ड पे एक टीचर थे, वो हम उनको जानते नहीं कौन थे, लेकिन वो मेरे साथ 2 दिन कंपटीशन केवल किए, एक हम बना के जाते, दूसरा वो बना देते, फिर हम बनाते, फिर वो बना देते। 2 दिन के बाद फिर हम इतना बनाए वो बना ही नहीं इसको, और तब हम यही बना देते थे। मुरेला, अरे वो छोड़ो कैसा है, बस इतना जानो मोर है। ये ना कहो कमेंट सेक्शन में गाली खा जाओगे। मेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा, हमने तो नाम ही नहीं लिया उनका, हम तो नीरव मोदी का मोर बना रहे थे, हमको कौन सा। चलो लिखो, लैंग्वेज लिखना, बोले लिखना ABCDE, अंग्रेजी वाले, ABCDE, बी द रेगुलर पेंटागन विद सेंटर कैपिटल O, ABCDE, ABCDE हुआ। बी अ रेगुलर पेंटागन, बी अ रेगुलर पेंटागन with center O, with center O and OA as axis, and OA as axis, and OA as axis। हो गया। अच्छा अब गौर करना, टूटा बच गया। अब जितनी बार अगर मुझको इसको रोटेट करा करके वापस पुरानी जगह पर फिक्स करना है तो मुझको कितना एंगल रोटेट कराना पड़ेगा, 36 या 72,
72 पूरा पूरा रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक, लिखना एंड आर के, ऐसे रोटेशन की बात कर रहे हैं, एंड आर के रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन इन आर के डैश कर देना ऐसे, रोटेशन, रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज, इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू, थ्रू एंगल बोलोगे 2k पाई बाई 5। ठीक, जहां पर k की वैल्यू बोलो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर के 1 2 3 और सिर्फ कहां तक, 4 तक। क्लियर हुआ, नोट कर लो। और एल के जो लाइन है उसकी बात कर लेते हैं। एल के ये है लाइन मेकिंग एंगल, मेकिंग एन एंगल, लाइन मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, एक लाइन कितना एंगल बना रही है, के थीटा। अपने लोग हर लाइन की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे थे तो हो जाता, तो हम लोग कहेंगे मेकिंग एन एंगल के थीटा विद इनिशियल लाइन, विद इनिशियल, विद इनिशियल लाइन। ठीक, वेयर, जहां पर थीटा सबको पता है थीटा कितना है, वेयर थीटा इज इक्वल टू, बोलोगे थीटा है 2 पाई बाई 5 यानी 72 डिग्री है। तो अगर पहली लाइन की बात करें तो गौर करो, ये वाली पहली लाइन है। ठीक, L3, हम 1 बाई 1 चल रहे हैं, हम नामकरण संस्कार से जा ही नहीं रहे। अगर L3 की बात करोगे तो L3 इनिशियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। थीटा का मतलब कितना, 2 पाई बाई 5 यानी 72 डिग्री। अच्छा, अगर इस लाइन की बात करो तो ये वाली लाइन इनिशियल के साथ कितना बना रही है, L1। ये भैया सुन, हम उल्टा ही समझ रहे हैं। अच्छा, हम फिगर ही गलत बनाए ना, तो मेरे को इतनी कंफ्यूजन है इस फिगर में कि हम सब उठपटांग बोलेंगे। पहले 36 को मिटाया, सही में यार एक आध दिन का दिन खराब होता है, आज का दिन खराब है और कुछ नहीं खराब, आज का बस दिन खराब है। हाँ, ये इनिशियल लाइन है ना। सुन भैया, कुछ नहीं, दिमाग में खाली एक बात बैठाओ, हर बार 72 डिग्री का रोटेशन होगा, हर बार। तो जो भी लाइन होगी, पहली लाइन आएगी 72 डिग्री बनाएगी, फिर रोटेट करोगे तो एक और लाइन जो है वो 72 दूना, वो आपको देगी कितना, 2 थीटा बना देगी। तीसरी वाली लाइन कितना, 3 थीटा, फिर अगली वाली कितना, 4 थीटा, और उतने पे मामला खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, फिगर ही गलत बना हुआ है तो कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। लिखना एल के लाइन मेकिंग एन एंगल के थीटा विद इनिशियल लाइन वेयर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5। और लिखना एफ के कौन है, एफ के, एफ के है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन, इन द लाइन, इन द लाइन एल के। एल के लाइन से जो भी रिफ्लेक्शन पैदा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एफ के कहेंगे। और यही पिछले में कहते आए हैं, ट्राइएंगल में वर्टेक्स ए से गुजरने वाला L0 तो उससे F0 बनाए थे, वर्टेक्स बी से गुजरने वाला L1 तो उससे क्या बनाए थे, F1, और वर्टेक्स सी से गुजरने वाला L3 तो उससे क्या बनाए थे, F3। थोड़ी सी गलती कर दी है बनाने में, वरना सब सही सलामत होता। ऐसे सीधा इसको टिल्ट, काश मेरे बोर्ड में ऐसा होता, हाथ डाल करके इसको रोटेट करा ले, तो इस लाइन को सीधा करके ऐसे एक्सेस बना लेते, बस सारी दिक्कत खत्म। क्या किया जा सकता है यार, कुछ हो नहीं सकता। वैसे फिर भी ना, ऐसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो ना, मन नहीं मान रहा है। ये वाली लाइन देखो L1 है कि नहीं है, ये L1 है। अच्छा, L1 को ऐसे देखो, और ये वाला एंगल, ये इनिशियल लाइन है, तो ये कितना घूम करके आया, ये इतना 72 घूमा। ठीक, अब आओ L2 की बात करें, L2 ये वाली लाइन आ रही, ये वाली, तो आप तो एंटी क्लॉकवाइज ही नापोगे ना। तो पहले तो ये 72 था, उसके बाद 72 और हो गया, तो क्या 2 थीटा एंगल बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, इसके बाद L3 की बात करो, तो L3 कहां से गुजर रहा है, L3 खोजो, कहां गया, ये रहा L3, ये वाली लाइन। तो सोचो यहां से उठा, पहले यहां तक आया 72, फिर यहां तक अगेन 72, यहां तक अगेन 72, क्या 3 थीटा घूम गया। और L4 की बात करें तो L4 मेरे पास कहां पर है, ये रहा L4, ये वाली लाइन, तो इसको एक बार और 72 घूम जाएगा 4 थीटा।
क्लियर हुआ कि नहीं? हम एंगल हमेशा किधर से नाप रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नाप रहे हैं। सहमत हो? चलो अब ये बताओ, सोच करके जवाब देना। तो इसका मतलब हुआ देन d5 इज इक्वल टू, लिखना देन d5 इज इक्वल टू, देन d5 इज इक्वल टू, देन d5 इज इक्वल टू, चलो इसके एलिमेंट बताओ d5 के। सबसे पहले 0 डिग्री रोटेशन जिसको हम कहेंगे r0, फिर 72 डिग्री रोटेशन r72, इसके बाद फिर अगला कौन है r144, 144, 144 में फिर 72 और लगाओ, कितना 216, 216, इसके बाद 1 2 3 4 एक और चलेगा R288, ये आपके रोटेशन हो गए। बारी आई रिफ्लेक्शन की, तो सुनो रिफ्लेक्शन में L0 से जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उसको क्या नाम दिए हैं? F0। L1 से जो प्रोड्यूस होगा F1, उसके बाद फिर L2 से F2, L3 से F3 और L4 से F4। क्या 5 रिफ्लेक्शन हो गए आपके पास? तो 5 रोटेशन 5 रिफ्लेक्शन मिल करके आपके सारे के सारे D5 तैयार हो गए। ऑर्डर कितना हुआ? 10। ऑर्डर ऑफ D5 इज इक्वल टू 10। पता है बाद में तुमको बताएंगे, अभी नहीं, जब सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ा देंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं, सुन ऐसे लो, सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के हर मेंबर से कम्यूट कर जाए, वो सेंटर में चले जाते हैं। ठीक, ऐसे एलिमेंट जिनके साथ ग्रुप के सारे लोग कम्यूट कर सके, सारे लोग। क्या होता है, घर में कोई मेंबर सेंटर होता है, घर में अगर कोई मेन मुखिया है तो उससे सारे लोग बातचीत कर सकते हैं, सारे उससे कम्युनिकेशन तय कर सकते हैं, उससे कहने में कोई संकोच आपको नहीं होता। घर में जिस आदमी से अपनी बात कहने में आपको कोई संकोच ना हो, आपको मतलब घर के किसी मेंबर को कोई संकोच ना हो, वही आदमी घर का सेंटर होता है। पैसा मांगना होगा, किससे मांगोगे? मेन मुखिया से। किसी और से मांगोगे, मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन उससे मांगोगे, आप उससे आसानी से अपनी बात करो, वो सेंटर है आपका। तो जो ग्रुप का सेंटर होता है, ग्रुप के सेंटर में जो लोग जाते हैं उससे घर के सारे मेंबर कम्यूट कर सकते हैं, सारे के सारे, वो सेंटर में चला जाता है। तो जब आपका ये अबेलियन करें, जब आपका डाइहेड्रल ग्रुप बनेगा, जब जब एन आपका ऑड चढ़ रहा होगा ना, ऑड चढ़ने पर सेंटर में केवल और केवल आइडेंटिटी जाएगी और कोई सेंटर में नहीं जाएगा, केवल आइडेंटिटी जाएगी। और जब इवन चढ़ रहा होगा तो आपके सेंटर में हो सकता है 2 लोग चले जाएं। अभी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे, जब लिखा देंगे तो बोल देंगे। ऐसे सुन लो रफली अंदाज में, हो सकता है R0 के साथ R180 भी चला जाए, सारे के सारे लोग R180 के साथ कम्यूट कर जाए। तब जब आपका इवन होगा तो सेंटर में 2 लोग जा रहे होंगे, और जब ऑड होगा तो सेंटर में अकेले कौन आएगा? आइडेंटिटी। किसी भी ग्रुप का सेंटर कभी खाली नहीं हो सकता। ऐसा घर नहीं है, अगर वो घर ही नहीं, अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ऐसा घर नहीं बना है जिसमें कोई एक मेंबर ऐसा ना हो जिससे आप सारी बातें कह सको, हर लोग उससे कम्यूट कर सके, उससे आप सारी बात कहोगे, तो वही घर आपका ग्रुप की थ्योरी में आएगा। तो कह रहे हैं कि सेंटर में कोई और हो ना हो, आइडेंटिटी जरूर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ सबको कम्यूट करना होगा। आई बात है समझ में? लेकिन बाद में जब सेंटर की थ्योरी लिखाएंगे ये तब की बात आएगी। कौन सा? अभी जब तक आप टेबल नहीं बनाओगे तब तक आप क्या कह सकते हो? एक बात। दूसरी बात आप ये सोचो, अगर ये अबेलियन होता, अगर अबेलियन होता हर मेंबर सबके साथ कम्यूट करता, अगर ये अबेलियन होता तो सारे मेंबर एक दूसरे के साथ कम्यूट करते। किसी अबेलियन ग्रुप में सबसे अच्छा परिवार कौन? जिसमें हर मेंबर ओपन माइंडेड हो, सबसे अच्छा परिवार है, मेरे को जो बात करनी है खुल के कह दे ना, तो ऐसा परिवार हमेशा अबेलियन वाली कैटेगरी में गिरेगा। तो उसमें सारे लोग सेंटर हैं, हर कोई कमा रहा है, हर कोई ओपन माइंडेड है, आपको कोई तकलीफ हुई आप बोल दिए, आप बाहर लात खा करके आए बिना शर्माए, बताओ तो बहुत टूटे गए आज ना, दांत टूटे हुए हैं, दांत बोल कर अपने मुंह खोल करके दिखा, देखो ये सब टूट गया, वो 2 घुसा ये मारे, 2 वो मारे, हर बात कह सको। तो ऐसा घर आपका क्या होगा? अबेलियन की कैटेगरी में। अबेलियन ग्रुप का सेंटर जो होता है वो खुद पूरा का पूरा कौन होता है? ग्रुप। इसके सेंटर में क्या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा हुआ इसके सेंटर में केवल R0 आएगा बस, और कोई नहीं आएगा। अब सेंटर हम तुमको इसका बता दे रहे, इसका सेंटर R0 ही होगा। तो इसका तय मतलब है कि ये एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। अगर किसी के सेंटर में, गौर से सुनना, अगर किसी के सेंटर में आने वाले एलिमेंट की संख्या और ग्रुप का ऑर्डर आपस में बराबर हो गया, अगर
सेंटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर हो गया तो ग्रुप तय बात है क्या बन जाएगा, अबेलियन बन जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन ये सारी बातें जब सेंटर लिखाएंगे तब की है, अभी तो बस ऐसे रफली अंदाज में चल रहा है। अभी तो तुमको ऑर्बिट पढ़ाना है, ऑर्बिट, उसके बाद फिर सेंटर। हाँ, ऑर्बिट नहीं पढ़े हो? ऑर्बिट नहीं पढ़े बीएससी में? हाँ, ऑर्बिटलाइजर, नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर सुने हो और ऑर्बिट वगैरह नहीं सुने हो? कर्नल, कर्नल ग्रुप में हम कर्नल पढ़ा दिए थे, तुम लोग हमसे पढ़े हो ग्रुप में कर्नल, लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होगे कर्नल, हाँ उधर पढ़े होगे। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हाँ, रैंक नल्टी थ्योरम के पास, हाँ। लिखना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना। फॉर n greater than or equal to 3, for n greater than or equal to 3, describe the element of, describe the element, describe the elements of dn, check how many elements, how many elements, how many elements does dn have। करें अगर n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो तो आप dn के एलिमेंट को डिस्क्राइब कीजिए। एक बात और पूछ रहे हैं कि dn के पास ऐसे में कुल कितने एलिमेंट होंगे। सॉल्यूशन लिखो। मुझको पता है डाइहेड्रल ग्रुप dn हुआ, dn में टोटल कितने हुए, 2n लोग हुए, जिसमें से n आपके क्या हो गए, रोटेशन, और n क्या हो गए, रिफ्लेक्शन। लिखना इसी बात को, dn हैव टोटल 2n एलिमेंट, dn हैव, सॉल्यूशन, dn हैव टोटल 2n एलिमेंट्स, 2n एलिमेंट्स, ठीक, इन विच, जिसमें कि, इन विच n are rotational, rotations, रोटेशनल सिमेट्री कर देते हैं, रोटेशनल, एंड n are रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, n are रिफ्लेक्शनल सिमेट्रीज, रिफ्लेक्शनल सिमेट्रीज, ठीक। अगर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है तो इसके पास टोटल कितने एलिमेंट निकल करके आएंगे, टोटल 2n एलिमेंट, जिसमें से आधे आपके क्या होंगे, रोटेशन, और आधे आपके क्या होंगे, रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी ये सारी बातें हम लोग नोट में लिख चुके हैं। यहां से हम तुमको गैलियान के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ये पूरी गैलियान की एक्सरसाइज है अब जो सॉल्व कर रहे हैं, तो लगभग हम लोग देख भी चुके हैं। फिर अगला लिखना, हाँ हाँ, प्रॉब्लम लिखना, इन dn explain geometrically, explain geometrically in dn explain geometrically why a reflection followed by a reflection, why a reflection followed by a reflection must be rotation, must be a rotation, must be a rotation। कह रहे ज्योमेट्रिकली आप बताइए कि डीएन में ऐसा क्यों होता है कि जब किसी रिफ्लेक्शन को कोई रिफ्लेक्शन फॉलो करता है तो रिजल्ट में कौन तैयार होता है, रोटेशन तैयार होता है। ज्योमेट्रिकली बताओ, वो छोड़ दो जो हम लोग कहते प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, और माइनस इंटू प्लस। ज्योमेट्रिकली आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। ज्योमेट्रिकली यही बात है, आप रोटेशन करते हो तो रोटेशन क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज,
रोटेशन किधर शिफ्टिंग करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और रिफ्लेक्शन क्या शिफ्टिंग करता है? क्लॉकवाइज। अब अपने दिमाग से सोचो, आपने सबसे पहले एक रिफ्लेक्शन लगाया, ये सारे लोग कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इनको उसने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब वो क्लॉकवाइज हैं, ठीक, दिखने में ऐसे। अब जो वो स्ट्रक्चर है उस पर फिर आप क्या लगा रहे हो? एक रिफ्लेक्शन। आपकी वो क्या करेगा? आपकी उसको अपोजिट कर रहा होगा, और जैसे अपोजिट का नामकरण संस्कार हुआ तुरंत उसको क्या बोल देते हैं? रोटेशन बोल देते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में लिखना है इस बात को। सुनो, जैसे तुमको दिक्कत हो तुरंत अपने दिमाग में ये रखा करो। ये रही हॉरिजॉन्टल, ये रही वर्टिकल, पी क्यू आर और एस, ये रहा। सबसे पहले हम लोग एच और वी पे ऑपरेट कर रहे हैं। एच और वी पे देखना, एच पर क्या हुआ? एच पर ये हुआ, पी इधर चला गया, क्यू इधर आ गया, पी क्यू आर एस। अच्छा, ये हम वर्टिकल लगा दिए ना, चलो वी लगा दिए, ठीक है, वी लगा दिए पहले। अब इसको फॉलो कौन करेगा? एच करेगा। एच में हाल देखना क्या होगा? एच फॉलो कराओ। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। क्या करेंगे? ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, और गौर करो हो क्या रहा है, अभी है पी क्यू आर एस, जैसे ये ऊपर गया पी क्यू आर एस, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया कि नहीं ले लिया? तो इसीलिए होता है कि जब हम देखते हैं कि अगर हम दो रोटेशन एक साथ लगाएं, पहला रोटेशन एंटी क्लॉक को क्लॉक कर देगा, और जैसे दूसरा रोटेशन आएगा वो उसको क्या करेगा? फिर से वापस एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक में आप इसको लिखते हो, रोटेशन को लिखते हो। क्लियर हुआ? लैंग्वेज में लिखो इसी बात को, बोले लिखना। अ नॉन आइडेंटिटी रोटेशन, नॉन आइडेंटिटी रोटेशन समझ रहे हो? नॉन आइडेंटिटी रोटेशन का मतलब आर जीरो को छोड़ करके अगर आप कोई रोटेशन करते हो तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्रिजर्व रखता है। इसी को लिख रहे हैं। पहले इसको मिटाएं। लिखना, अ नॉन आइडेंटिटी, a non-identity rotation, a non-identity rotation leaves only leaves only leaves only one point fixed, one point fixed fixed। जो आपका नॉन आइडेंटिटी रोटेशन होता है वो केवल और केवल एक पॉइंट को फिक्स छोड़ देता है। पता है किसको? बताओ, किसको फिक्स छोड़ता है? स्क्वायर की तरफ देखो ना, स्क्वायर की तरफ देखो, एक पॉइंट हमेशा फिक्स छोड़ देगा। नॉन आइडेंटिटी रोटेशन नहीं समझ पाए? ठीक, 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। पी यहां चला गया, क्यू यहां आ गया, ठीक, इसके बाद आर यहां पर गया और एस यहां पर गया। अब बताओ किसको छोड़ा? बस सेंटर को, हमेशा। जो दिखता नहीं है वही ना। किस पे? किस पे? नहीं यार, बाकी पॉइंट तो बदल ही रहे ना। आप तो वर्टेक्स को वर्टेक्स पर मैप करा ही रहे हो, तो बाकी पॉइंट तो बदल ही रहे हैं। खाली एक पॉइंट है जो अपनी जगह पर बना है। क्यों? क्योंकि आप उसी के अबाउट रोटेट कर रहे हो। क्लियर हुआ? लिखना विच इज सेंटर। ये चल रहा है ना, ये चल रहा है, लिख देना विच इज सेंटर, विच इज सेंटर, विच इज सेंटर ऑफ रोटेशन ज्यादा अच्छा है। विच इज सेंटर ऑफ रोटेशन, विच इज सेंटर ऑफ रोटेशन। ये तो हुआ रोटेशन का किस्सा। अब आओ देखो रिफ्लेक्शन किसको फिक्स छोड़ता है। रिफ्लेक्शन, अगर तुम गौर करो, जैसे अगर हम इसी पे रिफ्लेक्शन लगा दें तो केवल इसी एक्सेस को छोड़ेगा, वो पॉइंट को फिक्स छोड़ रहा है और ये लाइन को। दोनों में अंतर पता चला?
रोटेशन क्या कर रहा है, वो केवल और केवल एक पॉइंट को फिक्स छोड़ रहा है, बाकी वो सबको बदल दे रहा है। भाई रोटेशन ने तो लाइन को भी चेंज कर दिया। अगर ये लाइन ऐसे जा रही थी, आपने रोटेट किया तो ये ऊपर हो गई, वर्टिकल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, लेकिन पॉइंट अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। और अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो नीचे के पूरे हिस्से को ऊपर, ऊपर के पूरे हिस्से को नीचे, लेकिन क्या इस लाइन को बदल पा रहा है? नहीं, ये एक लाइन को फिक्स छोड़ रहा है, कौन? रिफ्लेक्शन। और रोटेशन एक पॉइंट को फिक्स छोड़ रहा है। किस पे? हाँ, लेकिन एक्सेस अपनी अपनी जगह बदल देती हैं। हाँ, अच्छा, ये प्लेन के जो परपेंडिकुलर है ना, उसके अबाउट रोटेट हो रहा है, वो तो अपनी जगह हमेशा बरकरार रहेगी। जिस एक्सेस के अबाउट रोटेशन होगा वो एक्सेस हमेशा फिक्स रहेगी ना। केवल प्लेन तक की बात करें, एक प्लेन में जो मौजूद है उसके जितने लोग प्लेन में मौजूद हैं, उसमें रोटेशन बस इस पॉइंट को बचाएगी और रिफ्लेक्शन उस लाइन को बचाएगी जिसके अबाउट आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, बस इतने तक। ये वाली तो प्लेन के बाहर आ गई है, इसीलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? लिखना आगे। रिफ्लेक्शन के लिए लिखना लाइन चेंज करके, अ रिफ्लेक्शन a reflection leaves the axis of reflection, leaves the axis of reflection, axis of reflection, leaves the axis of reflection fixed, fixed। ठीक, लिखना a reflection followed by a different reflection, followed by a different reflection, followed by a different reflection, different reflection would leave only one। फिर दिमाग चलाना, हम आगे की लाइन नहीं लिख रहे हैं। ये बताओ, एक रिफ्लेक्शन ये हुआ, हाँ या ना? इसके बाद तुमने क्या किया कि इसने, अच्छा ये वर्टिकल था, क्या था इस पे? मैंने क्या था, वर्टिकल था ना, वो रोटेट कराए यार ना, वो रोटेशन है। रुक जाओ, यहां बनाते हैं, पी क्यू आर एस। हॉरिजॉन्टल दो पहले इसको, हॉरिजॉन्टल दिए तो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल दिए तो पी ऊपर गया, पी क्यू आर और एस। ठीक, अभी क्या हुआ? अभी केवल एक लाइन फिक्स रही, बाकी सब अपनी जगह बदल दिए, हाँ या ना? अब इसके बाद तुम क्या करो, अब इस पे आप फिर वर्टिकल पे आ रहे हो, वर्टिकल ले रहे हो, तो वर्टिकल लिए तो तुम्हारे पास कितना आया? अब की बार गौर करो, अब की बार वर्टिकल लेने पर, अब गौर करना, तुमने दो बदलाव मारे, पहले नीचे वाले को ऊपर भेज दिया, ऊपर वाले को नीचे, फिर तुम इधर वाले को उधर भेज रहे हो, उधर वाले को इधर, क्या तुम सब बदल दे रहे हो? लेकिन कोई एक चीज है जो फिर नहीं बदल रही है, कौन? सेंटर बीच वाला पॉइंट। और सेंटर को बचाने का काम कौन करेगा? हमेशा रोटेशन करेगा। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं, जब हम पहला रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं तो पहला रिफ्लेक्शन लोगों को बदलता है, बस एक लाइन को बचाता है। और जैसे एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन और ऑपरेट करते हैं, वो एक लाइन को बचाता है लेकिन बाकी लोगों को फिर बदलता है। और इस पूरी भागम भागी में केवल और केवल सब बदल जाते हैं, सिर्फ एक पॉइंट अपनी जगह पर बरकरार रहता है, वो कौन होता है? सेंटर। और ये बिहेवियर कौन दिखा सकता है? रोटेशन। इसीलिए रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय अ डिफरेंट रिफ्लेक्शन ऑलवेज विल बी रोटेशन। क्लियर हुआ? यही पूरा लॉजिक है इसका। समझ आया? लिखें, चलो। हाँ, a reflection followed by a different reflection would leave only one point fixed, only one point fixed, would leave only one point fixed। वो एक बार फिर से केवल और केवल एक ही पॉइंट को फिक्स छोड़ेगा। और अगर तुम गौर करो तो जिस पॉइंट को फिक्स छोड़ रहा है वो पॉइंट एक्चुअल में इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो डैश के आगे लिखना, डैश के आगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट, the intersection point of two axes, the intersection point of two axes, the intersection point of two axes, of two axes, namely
नेमली सेंटर, कंफ्यूज हो ना, नेमली सेंटर, ठीक, नेमली सेंटर। सो रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन मस्ट बी रोटेशन। सो रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, सो रिफ्लेक्शन followed by reflection must be rotation, बस ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दी हमने, ठीक, कि अगर आप एक रिफ्लेक्शन लगाते हो वो एक लाइन को बचाता है बाकी सबको बदल देता है, फिर आप तुरंत दूसरा रिफ्लेक्शन लगाते हो वो एक लाइन को बचाता है बाकी सबको अपनी जगह से बदल देता है, लेकिन इस पूरी आपाधापी में दोनों के इंटरसेक्शन पर जो पॉइंट बैठा हुआ है जो कि सेंटर बन रहा है वो बच जाता है। और हर बार सिर्फ सेंटर को बचाए और सबको चेंज कर दे, ये बिहेवियर केवल कौन दिखा सकता है? रोटेशन। इसलिए दो रिफ्लेक्शन का कंपोजिशन हमेशा क्या आएगा? रोटेशन। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है ये दोनों रिफ्लेक्शन सेम हो या ये दोनों रिफ्लेक्शन डिफरेंट हो। अगर दोनों रिफ्लेक्शन सेम होंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा R0, और अगर दोनों रिफ्लेक्शन डिफरेंट होंगे तो आइडेंटिटी नहीं आएगा। क्लियर हुआ? चलो अगले पर आते हैं, इसको खाली कर दें। ये फिगर ऐसे बना रहने दे रहे हैं, इसी फिगर से हम लोग अभी समझ लिया जाएगा। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखना, इन dn explain geometrically in dn explain geometrically why a rotation and a reflection taken together, जब वो साथ साथ लिए जाते हैं, taken together in either order, किसी भी क्रम में, in either order must be a reflection, डीएन में ऐसा क्यों होता है कि जब कभी एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन किसी भी क्रम में लिए जाते हैं तो हमेशा रिजल्ट में रिफ्लेक्शन ही तैयार होता है। इसी बात को ज्योमेट्रिकली करना है। ये दो फिगर बने हैं, इसी दोनों फिगर के आधार पर हम लोग थ्योरी को समझ लेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या करें, रोटेशन को फॉलो करवाएं, किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन के द्वारा। रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, यानी पहले कौन काम करेगा? पहले क्या काम करेगा? वापस सुनना, कह क्या रहे हैं? रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, तो पहले क्या काम करेगा? पहले रोटेशन फॉलोड बाय, मतलब रोटेशन का पीछा किया जा रहा है, किसके द्वारा? रिफ्लेक्शन के द्वारा। तो पहले रोटेशन काम कर जाएगा और फिर कौन आएगा? रिफ्लेक्शन। दोनों में से कौन सा फिगर काम करेंगे? पहले नीचे वाला। पहले रोटेशन काम कर जाएगा, फिर कौन काम करेगा? रिफ्लेक्शन। इसमें हेडिंग डाल दो, पहला व्हेन रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, पहली हेडिंग है व्हेन रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। चलो लिखना। अच्छा, पहले रोटेशन काम करेगा, तो सोचो रोटेशन में होता क्या है? रोटेशन में सारी वर्टेक्स बदल जाती हैं। रोटेशन में P यहां चला गया, Q ऊपर आ गया, R यहां, S नीचे, तो सारे के सारे वर्टेक्स अपनी अपनी जगह बदल दिए कि नहीं बदल दिए? इसी बात को लिखना, इन रोटेशन only vertex changes, changes, ठीक, but
फेसेस नॉट, बट फेसेस नॉट, ठीक। देन या एंड देन कर देना ज्यादा सही है, एंड देन एज रिफ्लेक्शन वर्क, एज रिफ्लेक्शन, एज रिफ्लेक्शन वर्क ओनली, एज रिफ्लेक्शन वर्क ओनली। अब तुम जरा गौर करो, रिफ्लेक्शन केवल किस पर काम कर रहा है? अगर आप इनकी बात करो तो केवल वर्टेक्स तो चेंज हो गए, फेसेस आपके जहां के तहां रह गए। ये फेस यहां था, अभी भी यहीं पर एक फेस बना हुआ है, सामने वाला फेस यहां था, वो फेस यहां बना हुआ है। फेसेस अपनी जगह बरकरार रखते हैं, इसका कतई मतलब ये ना समझना कि साइड पीएस की जगह पर रहेगा, नहीं, साइड बदल चुकी हैं, अपनी अपनी जगह उन्होंने बदल दी, उसके बावजूद भी फिगर आपका एज यूजुअल सामने आया। लेफ्ट साइड में ये फेस है तो लेफ्ट साइड में आपको एक फेस मिल रहा है, बिलो आपको है तो बिलो मिल रहा है, अपर में है अपर में, राइट में है तो राइट में वो मिल रहा है। तो पहले तो आपने वर्टेक्स चेंज कर दिया, फेसेस आपने बचा लिया। अब रिफ्लेक्शन क्या करेगा? रिफ्लेक्शन फेसेस को पलट देता है। रिफ्लेक्शन क्या करेगा? वो नीचे वाले फेस को कहां भेज देगा? ऊपर, और ऊपर वाले को कहां भेज दे रहा है? नीचे बदल रहा है। क्लियर हुआ? लिखना, देन एज रिफ्लेक्शन वर्क, जैसे ही रिफ्लेक्शन काम करेगा, रिफ्लेक्शन वर्क ओनली, हाँ किस पे? हाँ किसमें? रोटेशन में या रिफ्लेक्शन में? दोनों करने के बाद ये रहा, दो हो गए, पी क्यू आर एस, बच गया। इसके बाद क्या करें? इस पे रोटेशन, हाँ हाँ, एक ये डायगोनल की लाइन, हाँ, और इसमें अब यही लाइन, जब हमने पहले रिफ्लेक्शन लिया, रिफ्लेक्शन लेने के बाद नीचे वाले ऊपर गए, ऊपर वाले नीचे आए, लाइन एज यूजुअल अपनी जगह पर बरकरार। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। इसमें पी आर, अच्छा ये इधर वाला पी आर, और इसका हाल देखो, पी आर तो यहां वाले में बदल रहे हैं। अगर हम ये देख रहे हैं तो इसकी बात करें तो जब हम पहले रिफ्लेक्शन लगा के तब रोटेशन लगा रहे थे, नॉन प्रिंसिपल फिक्स हो रहा है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें पहले रोटेशन लगा के तब रिफ्लेक्शन, तो क्या फिक्स हो रहा है? प्रिंसिपल डायगोनल, एक लाइन फिक्स हो रही है। और जब जब एक लाइन फिक्स होगी तब तब रिजल्ट में कौन बनेगा? रिफ्लेक्शन। समझे? नजदीक का, सबसे नजदीक का रीजन यही है। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा वो याद रखना, कौन किसको फिक्स कर रहा है। कौन किसको फिक्स कर रहा है ये पता है तो अपने आप पता चल जाएगा क्या सचमुच वही हो रहा है कि नहीं। आप अगर रिफ्लेक्शन के बाद रोटेशन लगा रहे हो, पहले रिफ्लेक्शन तब रोटेशन, तो गौर करो, पहले रिफ्लेक्शन तब रोटेशन, तो भी एक लाइन फिक्स हो रही है, बस पहचानना है कौन फिक्स हो रही है। वो लाइन कौन होगी? नॉन प्रिंसिपल। मुझको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी लाइन फिक्स हो रही है, फर्क इससे पड़ता है कि हाँ एक लाइन फिक्स हो रही है। और जब जब एक लाइन प्रिजर्व होगी जो कि एक्सेस का काम कर रही है, तो वो लाइन फिक्स करने का काम हमेशा कौन करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा। इसीलिए रिजल्ट में हमेशा क्या चढ़ेगा? रिफ्लेक्शन चढ़ेगा। सही है, हाँ, यही रीजन चलता लास्ट में। चले लिखा जाए, लिखना, इन रोटेशन ओनली वर्टेक्स चेंजेस, केवल वर्टेक्स बदलते हैं, बट फेसेस नॉट, फेसेस आपके सेम रहते हैं, ठीक। देन एज रिफ्लेक्शन वर्क, जैसे ही रिफ्लेक्शन काम करता है, देन एज रिफ्लेक्शन वर्क ओनली पॉइंट्स ऑन एक्सेस, ओनली पॉइंट्स ऑन एक्सेस, ठीक, ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सेस ऑफ रिफ्लेक्शन फिक्स्ड, but faces changes, but faces changes, faces changes। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि तुरंत रिफ्लेक्शन ने काम किया, तो रिफ्लेक्शन क्या करेगा? रिफ्लेक्शन ये करेगा कि अब फेसेस बदल गए लेकिन पॉइंट अपनी जगह पर क्या हुए? जो एक्सेस पर पॉइंट मौजूद थे वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, लेकिन आपके पूरे के पूरे फेस अपनी जगह बदल चुके हैं, वो चेंज हो गए। लिखना 10, लास्ट लाइन 10,
रिफ्लेक्शन, कंपोजिशन, रोटेशन। 10 रिफ्लेक्शन, कंपोजिशन, रोटेशन। रिफ्लेक्शन, कंपोजिशन, रोटेशन इज अगेन रिफ्लेक्शन। पता है क्यों कह रहे हैं रिफ्लेक्शन? मैंने एक लाइन क्या लिखी है जनरलाइजेशन में, ये पता है हम यहां प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर केस है स्क्वायर का, इसीलिए मुझको चर्चा करनी है एक लाइन के फिक्स होने की। अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप पहले रोटेशन निपटा करके तब क्या लाते हो? रिफ्लेक्शन। तो ये हम केवल और केवल एक एग्जांपल के तौर पर, पहले मैंने रोटेशन निपटाया, रोटेशन में पॉइंट ने अपनी जगह बदल दी, फेसेस अपनी जगह पर बरकरार रहे। इसके बाद फिर मैंने क्या किया? रिफ्लेक्शन किया। लेकिन जब रिफ्लेक्शन किए तो रिफ्लेक्शन में होता क्या है? एक लाइन फिक्स रहती है, इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट फिक्स हैं, लेकिन बाकी के सारे फेसेस ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर चले गए कि नहीं चले गए? तो सोचो सब बदल गए, लेकिन एक लाइन अपनी जगह पर मौजूद रही कि नहीं रही? और एक लाइन कोई फिक्स करे तो हमेशा कौन होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए हम जनरल बात में लिख रहे हैं कि एक लाइन फिक्स हो रही है। अगर इससे लिख रहे होते तो हम प्रिंसिपल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल लिख दिए होते। क्लियर हुआ? सेकंड लिखना, पहले में मैंने क्या लिखा? रोटेशन फॉलो बाई रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लिखना, व्हेन रिफ्लेक्शन फॉलोड बाई रोटेशन। रिफ्लेक्शन फॉलोड बाई रोटेशन, ऊपर वाला फिगर रहेगा, मिटा ही देते हैं इसको भी, पढ़ी हडी। व्हेन रिफ्लेक्शन फॉलोड बाई रोटेशन, इसमें लिखना इन रिफ्लेक्शन, अच्छा हेडिंग हम भी डाल दें, व्हेन रिफ्लेक्शन, व्हेन रिफ्लेक्शन फॉलोड बाई रोटेशन, बाई रोटेशन। चलो कौन किसको फॉलो कर रहा है? रिफ्लेक्शन को, रोटेशन। तो पहले कौन काम करेगा? रिफ्लेक्शन। और पहली चर्चा रिफ्लेक्शन की करते हैं। लिखना इन रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन, जब हम रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टेड एक्शन, रिफ्लेक्टेड एक्सेस नहीं, रिफ्लेक्शन एक्सेस बोले, पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन एक्सेस, पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्शन एक्सेस फिक्स्ड। तब वो सारे पॉइंट जो कि इस रिफ्लेक्शन एक्सेस पर होते हैं वो हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। बट फेसेस चेंजेस, लेकिन सारे फेसेस क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, चेंजेस, बट फेसेस चेंजेस। एंड देन, और इसके बाद हम क्या करते हैं? एंड देन व्हेन रोटेशन वर्क, और जब रोटेशन काम कर रहा होता है इसके बाद, ठीक, ऑन इट ओनली। आपकी क्या होता है? पहले मैंने कहा कि जब रिफ्लेक्शन ने काम किया तो उस एक्सेस पर जितने पॉइंट थे वो फिक्स रहे, लेकिन आपके सारे फेसेस अपनी जगह बदल चुके हैं। लेकिन उसके बाद जैसे आप रोटेशन लाते हो तो केवल और केवल वर्टेक्स का क्या चेंज होता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है, वर्टेक्स का ऑर्डर चेंज होता है। और वर्टेक्स के ऑर्डर को बदलने वाला केवल एक होता है, कौन? फिर फंस गए। वर्टेक्स के ऑर्डर को बदलने वाला कौन? रिफ्लेक्शन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। लिखो, फंसे हुए हो, लिखो वर्क ऑन इट ओनली, क्या लिख रहे थे यार? पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्शन एक्सेस फिक्स्ड, बट फेसेस चेंजेस, एंड देन व्हेन रोटेशन वर्क ऑन इट, ठीक, ओनली ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स, ओनली ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स चेंजेस, ओनली ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स चेंजेस, ठीक। सो इसलिए दिमाग तुम्हारा फिर वहीं पर होना चाहिए। आप हर बार, पहली बार आपने क्या किया? आपने कहा सबसे पहले रिफ्लेक्शन अप्लाई किए, ये लाइन फिक्स है मान लो, ठीक, ये लाइन फिक्स है, तो इसने क्या किया? फेसेस को ऊपर नीचे बदल दिया। अब ये लाइन अपनी जगह पर बरकरार है, हटी तो नहीं ना?
अब आप क्या करो, अब आप रोटेशन कर रहे हो, जब आप रोटेशन कर रहे हो तो क्या किया, जिस ऑर्डर में वर्टेक्स थे क्या उनका ऑर्डर उसने घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया, लेकिन लाइन सेम वो अभी भी फिक्स है, और लाइन को फिक्स करने का काम वापस कौन करता है, रिफ्लेक्शन करेगा। सिंपल सी थ्योरी है, लिखना। सो रोटेशन कंपोजिशन रिफ्लेक्शन, सो रोटेशन composition reflection is again reflection, is again reflection। कच्चर पचर वाला काम है सब। गैलियन का अगला न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे हैं, अगला न्यूमेरिकल हम लोग नोट में कर चुके हैं। बताएं क्या अगला न्यूमेरिकल, सुनो ये लिख रहे हैं एसोसिएट द नंबर +1 विद रोटेशन एंड द नंबर -1 विद द रिफ्लेक्शन। यही तो किए हैं, रोटेशन को प्लस और रिफ्लेक्शन को माइनस। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब एन एनालॉजी बिटवीन मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ dn। ऑलरेडी हम जानते हैं प्लस इंटू प्लस का मतलब रोटेशन इंटू रोटेशन रोटेशन, माइनस इंटू माइनस का मतलब रिफ्लेक्शन इंटू रिफ्लेक्शन अगेन रिफ्लेक्शन, प्लस इंटू माइनस रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, माइनस इंटू प्लस अगेन रिफ्लेक्शन। ये नहीं करवा रहे, ठीक, इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला सवाल अच्छा अगला कर लेंगे। लिखना इफ R1 R2 एंड R3 रिप्रेजेंट रोटेशन, प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम इफ R1 R2 एंड R3, ठीक, रिप्रेजेंट रोटेशंस from dn and f1 f2 and f3 represent reflection from dn determine whether R1 R2 F1 R3 F2 F3 R3 is a rotation or reflection करें। R1 R2 R3 आपके रोटेशन है, F1 F2 F3 रिफ्लेक्शन है। तो आप बताइए ये जो एलिमेंट आपको लिख करके दे दिया गया कौन सा एलिमेंट है, R1 R2 F1 R3 F2 F3 R3, ये आपका रोटेशन होगा या रिफ्लेक्शन। अब सुनो उल्टा पढ़ना, उल्टा R3 फॉलोड बाई F3 और फिर दिस F3 R3 फॉलोड बाई R2 F2 F3 R3 फॉलोड बाई R3, उल्टा काम होगा। पहले रोटेशन काम करेगा, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, फिर रोटेशन, इस तरीके से है। तो आप दो लॉजिक में कर सकते हो, प्लस माइनस वाला निपटा सकते हो, और या तो आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्यूशन। वैसे प्लस माइनस वाला निपटाओ ज्यादा बेहतर है, ठीक। राइट प्लस फॉर रोटेशन माइनस फॉर रिफ्लेक्शन तो R1 R2 F1 R3 F2 F3 और R3 इज इक्वल टू, बोल भैया, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू, बोलो, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? यानी ये जो कुछ भी आएगा वो कौन आएगा? एक रिफ्लेक्शन आएगा। और वैसे भी तुम केवल और केवल ना रिफ्लेक्शन की संख्या गिन लो बस, कितनी बार यहां पर यूज किए गए हैं, 1 2 3 बार। 3 बार इस्तेमाल किए गए तो इसका मतलब पक्की बात है रोटेशन आपके साइन पर कोई चेंज डालेगा नहीं, रिफ्लेक्शन ही डालने हैं, वो ऑड टाइम्स आए हैं, रिजल्ट में रिफ्लेक्शन ही चढ़ेगा। ऑप्शन बना के दिखाएं, ऑप्शन बना के दिखाएं ऐसे सवाल पे। नहीं क्या? अब मेरा मन है बनाएंगे बनाएंगे, नहीं काहे के लिए, मिटा दें इसको, हो गया। प्रॉब्लम in D4 which of the following following which of the following is are true, which of the following is are true। पहला R1 R2 F2, R1 R2 F2 ठीक, has order 2 always, has order 2 always। अब एलिमेंट का ऑर्डर हम पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं एक एलिमेंट खुद से कितनी बार ऑपरेट करे कम से कम की आइडेंटिटी आ जाए, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। ये हम जानते हैं तो लिख सकते हैं, बता रहे हैं, अब इतना तो यार जानते हैं, फालतू वाला काम नहीं पाले। सेकंड, हाँ एलिमेंट का ऑर्डर लिखाना बाद में लिखा देंगे, अभी यूज कर ले रहे हैं। F1 F2 R1 R2 ठीक, has ना may have order 4। 3 थर्ड में R1 R2 F0, R1 R2 F0 may have order 1 4 data insufficient। डेटा इनसफिशिएंट कौन सा? पहला हैज ऑर्डर 2। बाकी लोग सोच लो, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा? मारेंगे तुमको, दग जाओगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिमेंट का ऑर्डर अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ऐसे जान लो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, किसी एलिमेंट को खुद से कम कितनी बार ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए, वही एलिमेंट का ऑर्डर है। जैसे रिफ्लेक्शन देखना, हमने कहा है कोई भी रिफ्लेक्शन खुद से काम करेगा, टेबल से देखने पर पता चल रहा है क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, हाँ या ना? तो खुद से कितनी बार काम कर रहा है? 2 ही बार। तो 2 बार खुद से काम किया तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? आइडेंटिटी। तो रिफ्लेक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 2। आइडेंटिटी बेचारा खुद ही आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब एक ही बार में काम हो गया इसका। अगर हम R90 की बात करें तो सोचो R90 4 बार आएगा,
90, 90, 180, 90, 270 और तब 90 जाकर 4 बार काम करेगा खुद के साथ, यानी R90 कंपोजिशन, R90 कंपोजिशन, R90 कंपोजिशन, R90, और तब जाकर के प्रोड्यूस होगा कितना, R0। तो ये कितनी बार काम किया, 4 बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। तो एलिमेंट का ऑर्डर हम लिखा ही नहीं है, हम तुमको एक कहते इशारा कर रहे हैं कि ऐसे सवाल भी इसके बन सकते हैं ऑप्शनल में। अब सुनो हुआ क्या, मुझको पता है, यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, आर स्टैंड फॉर रोटेशन, और एफ स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन। अब सुनो, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन माइनस, तो ये जो लिखा गया है क्या ये एक रिफ्लेक्शन है कि नहीं, और हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 2, हैज ऑर्डर टू ऑलवेज, ये बात सही है, ठीक। और वो सही है तो डेटा इनसफिशिएंट वाली बात तो ऑलरेडी खत्म हो गई, ठीक। यहां आना, F1 नेगेटिव, F2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, R1 पॉजिटिव, R2 पॉजिटिव, R टोटल पॉजिटिव, और R टोटल पॉजिटिव हुआ तो क्या बना, रोटेशन में हैव ऑर्डर 4, हाँ किस में बात करो, D4 में, D4 में अभी भी क्या R90 का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। क्लियर हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर 4 हो सकता है, इसका ऑर्डर 4 हो सकता है। बताएं कैसे हो सकता है, सुनो ना, F1 को कोई आइडेंटिटी ले लो, सॉरी कोई रिफ्लेक्शन ले लो, सबसे पहला रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना, तो अब गौर करना, F1 बराबर F2 बराबर हॉरिजॉन्टल, दोनों बराबर कर दिया, सहमत हो। R1 को मैंने क्या कर दिया, R90 कर दिया, और R2 को मैंने क्या कर दिया, R0 कर दिया, सहमत हो। हॉरिजॉन्टल से काम करेगा तो R0 दे दिया, सहमत हो कि नहीं, तो ये हुआ R0, R90 और कितना, R0। लेकिन आइडेंटिटी तो कहीं भी ऑपरेट करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रिजल्ट में बचेगा क्या, R90, और R90 का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है, तो मे है ऑर्डर 4, इसीलिए मैंने क्या लगाया, मे है, हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही। R1 R2 F0, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कौन हुआ, नेगेटिव, तो क्या ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होता है, 2। आप क्या लिख रहे हो, मे हैव ऑर्डर, आइडेंटिटी को छोड़ करके पूरे ग्रुप में किसी का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता, तो ये भी बात गलत हुई, पहला दूसरा सही है, लास्ट के 2। हाँ किस पे, हाँ हाँ हाँ, रोटेशन पे सही हो सकता था क्योंकि आइडेंटिटी आ सकती थी, तब तब वो सही हो जाता। अभी समझ में आया, तो डाइहेड्रल से ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन, ये टुटपुंजिया टाइप का कह सकते हो, छोटा मोटा ऐसे बन सकता है। अब आता है तो छोटा मोटा, नहीं आता है तो फिर अरे कहा पूछे रहन पता ना रहा, हाँ का जनी का पूछ लेन का वो बीएससी में देखे ना रहे, तब ये वाली कहानी चलती रहती है आपके। अच्छा, मेरे को बधाइयां बड़ी आई हुई आज, मेरे को बड़ी बधाई आई है, मेरे पुराने पुराने दोस्त मुझको याद किए हैं, सही है। अभी खाली बैठेंगे तो सबको कहेंगे, आपको भी आपको भी आपको भी, यही लिखना रहता है ना, कोई कहे हैप्पी दिवाली तो आपको भी आपको भी आपको भी, और या तो फिर जीआईएफ खोजो और उसके बाद उसको भेजो, तब भी यार वो देखना पड़ता है ना, एक ही जीआईएफ कई लोगों को ना जाए, नहीं तो वो आपस में मिल जाए कहीं एक कैसे सबको चिपका दिए, अलग अलग खोजना पड़ता है। फोन नहीं था तो ही अच्छा था, मिटाए, अच्छा लिख लो, तब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, नहीं एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इतना पढ़ने के बाद एक्सप्लेनेशन दिमाग में रहेगा ना, नहीं रहेगा तो फिर हमसे पूछ लेना, हम रहेंगे, ठीक। हमको पता है हम रहेंगे, हमने भविष्य देखा है। अभी मुझको लूना ऑर्बिट में अपने आप को ट्रेवल कराना है उसके बाद, हाँ हाँ, उसके बाद ही हम मरने वाले हैं। कौन सा, जो खोजा नहीं गया उस तक हम जिंदा रहेंगे, मिटाएं। हाँ तो देखिए ना, तो जो तुम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाते हो, ऐसे सवाल बनाने का मेरा मतलब क्या होता है, जो तुम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाते हो, ये मत सोचना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाना बेवकूफी वाला काम होगा। जैसे एक्सरसाइज भेजे हैं, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसमें तुमको दिखाई देंगे ना, उसको सबको लगाना, ये मत सोचना कि थ्योरेटिकल लगाओगे तो थ्योरेटिकल तो पूछा नहीं जाता, थ्योरी से ही ऑप्शनल कन्वर्ट किया जाता है।
अब अभी अभी एक R1 R2 R3 F1 F2 F3 वाला देखें, उसी के आधार पे ऑप्शन हुआ। और चूंकि मैंने अभी सबसे सस्ता बनाया है, क्योंकि अभी बहुत थ्योरी पढ़े नहीं है, सेंट्रलाइजर पढ़ लो, ऑर्बिट पढ़ लो, सेंटर पढ़ लो, ऑर्बिट पढ़ लो, सेंट्रलाइजर पढ़ लो, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लो, तो इसी ऑप्शन में उनको भी घुसेड़ दिया जाएगा। और जैसे वो आ गए, समझ लो क्वेश्चन का लेवल उठना चालू हो गया। तो जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन्हीं न्यूमेरिकल को और हार्ड कर दिया जाएगा। और तब ये सोचना होगा कि ऑर्डर आप कैसे, जैसे अभी लास्ट में एक का ऑर्डर 4 कर दिए थे, उसका ऑर्डर हम 4 इसीलिए रोक पाए, अगर यही D3 लिए होते तो 4 वाले पर वो गलत हो जाता, क्योंकि D3 में किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 होने वाला नहीं है। उसका ऑर्डर कितने तक जाएगा मैक्सिमम? D3 का ऑर्डर कितना है? 6। D3 का ऑर्डर कितना हुआ? 6 हुआ। और 6 हुआ तो 6 के डिवाइजर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो 6 के डिवाइजर कौन कौन? 1 2 3 और कौन? 6। लेकिन पता है डाइहेड्रल एक अच्छी बात है, डाइहेड्रल साइक्लिक नहीं होते। जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है आपका, वो साइक्लिक नहीं होता, तो उसमें 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये डंप हो गया। बचे कौन? 1 ऑर्डर के, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के। तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी रहेगा रहेगा, डंप कर दो। बचा 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, सारे रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होता है? 2, रहेगा रहेगा। बचा कौन? रोटेशन। और रोटेशन में ऑर्डर 3 आएगा, किसका? R120। हाँ, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 बार में 360 पहुंचेगा। और 360 का मतलब कहां पहुंचा? आइडेंटिटी। तो R120 जो होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। तो ऑर्डर 3 पर सही होगा, ऑर्डर 4 पर ये गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, मे हैव का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर 4 ना आए। R180, R180 18 दूनी 36, उसका ऑर्डर 2 ही आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए जब D4 का सेंटर कल को निकालेंगे, तो D4 के सेंटर में 2 लोग आएंगे, एक D4 के सेंटर में आएगा R0 और एक D4 के सेंटर में आएगा R180, ये दोनों चले आएंगे। क्लियर हुआ? वो बाद में लिखाएंगे, इवन होगा तो सेंटर क्या होगा, ऑड होगा तो क्या, और बाकायदा प्रूफ पर आएंगे कि इवन होगा तो सेंटर में 2 लोग आएंगे, R0 R180, ऑड होगा तो सेंटर में अकेले केवल और केवल आइडेंटिटी ही आएगा। ये बाद में प्रूफ कराएंगे। ये मेरे ख्याल से तुम लोग कर चुके हो, तुम लोग हमको खुद ही बताओगे। प्रॉब्लम लिखना। प्रॉब्लम, फाइंड एलिमेंट ए बी सी, फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी इन D4। D4 में खोजना है तो D4 की टेबल खोल लेना। इन D4 सच दैट, जो इस प्रकार हो, सच दैट कि ए बी बराबर बी सी आए, ए बी बराबर बी सी आए, बट लेकिन ए और सी बराबर ना हो, ए डज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये बहुत सही बात बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे ए बी और बी सी बराबर हो, लेकिन इससे आप बी से बी को काट करके ए डज नॉट, ए बराबर सी ना लिख पाओ, ए बराबर बी, ए बराबर सी ना लिख पाओ। पता है अगर ये बी लेफ्ट में होता, ये वाला बी लेफ्ट में होता, तो ग्रुप है, ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन होल्ड करता है, आगे करवाएंगे तो लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई हो जाता। अगर ये वाला भी इधर होता तो राइट कैंसिलेशन अप्लाई हो जाता। एक कहां बैठा है? लेफ्ट में। एक कहां बैठा है? राइट में। बोलते हैं क्रॉस कैंसिलेशन ला। इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस कैंसिलेशन। अबेलियन ग्रुप होता है तो क्रॉस कैंसिलेशन ला वैलिड होता है। अगर आपका ग्रुप अबेलियन है, जैसे हम कहें इंटीजर की दुनिया एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाती है। अब इसमें अगर कहीं पर लिखा गया है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, ऐसा लिखा गया, तो ये 2 कहां बैठा है? राइट साइड। ये कहां बैठा है? लेफ्ट साइड। अपन उड़ा देंगे और लिख देंगे x बराबर कितना? y। रीजन जानते हो क्यों? ग्रुप कैसा? अबेलियन। तो x प्लस 2 को पलट करके क्या लिख देंगे? 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। और कौन सा? लेफ्ट कैंसिलेशन ला से x बराबर कितना हो गया? y। काम बन गया। तो लेकिन ये बात केवल और केवल कहां होती है? अबेलियन ग्रुप में। यानी अबेलियन ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा, राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा, क्रॉस कैंसिलेशन ला भी होल्ड करेगा। लेकिन यहां पर क्रॉस कैंसिलेशन ला वैलिड नहीं होगा, इसी बात को यहां पर। क्लियर हुआ? लिखना ब्रैकेट के अंदर में, दस क्रॉस कैंसिलेशन इज नॉट वैलिड, दस दस क्रॉस कैंसिलेशन, क्रॉस कैंसिलेशन, क्रॉस कैंसिलेशन इज नॉट वैलिड,
नॉट वैलिड। चलो D4 की टेबल ओपन करो और D4 की टेबल से ऐसे देख करके बताओ कि AB और BC बराबर आए लेकिन A और C बराबर ना हो। कॉपी में D4 की टेबल बनी पड़ी होगी। 3 एलिमेंट चुनने हैं, याद रखना, A, B और C। और पैटर्न क्या तैयार करना है? पैटर्न तैयार करना है A और B ऑपरेट करे पहले, A और B, और फिर B C से ऑपरेट करे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिमाग चलाना, अपने चुन लेते हैं R270 A बराबर R270। मेरा टेबल देख के बताना वैलिड होगा कि नहीं होगा। A बराबर R270, B बराबर मैंने मान लो चुन लिया कितना H, और C बराबर मैंने चुन लिया कितना R90। R90 तो ये हो गया AB। AB का मतलब होता है R270 ऑपरेटेड ऑन H। बोलो कितना आ रहा है? D आ रहा है, ये आ गया D। अच्छा अब गौर करना, अब आप कौन सा BC निकालोगे तो BC का मतलब H फॉलोड कर रहा है किसको? R90 को। ये कितना आ रहा है? ये भी D आ रहा है। अरे वाह, एक बार में एग्जाम्पल उठ गया। तो इसका मतलब AB बराबर कितना हो गया? BC। लेकिन गौर करो, A है R270 और C है 90। क्या ये दोनों बराबर है? 270 डिग्री का रोटेशन 90 डिग्री के रोटेशन के बराबर नहीं हो सकता। यही एग्जाम्पल लिख लो, फिर काम बन गया। तुमसे खोजने कह रहे थे, तुक्के में मेरा ही लग गया। सॉल्यूशन लिखना, टेक A इज इक्वल टू R270, B इज इक्वल टू H और C इज इक्वल टू R90। अब इसके बाद लिखना AB इज इक्वल टू दिस। हियर AB बराबर BC, बट लेकिन A का मतलब कौन हुआ? R270 डज नॉट इक्वल टू R90, यानी A डज नॉट इक्वल टू C। क्रॉस कैंसलेशन ला नॉट वैलिड। नोट कर लो। अब एक एक एग्जाम्पल तुमको क्या क्या सिखा रहा है इस पे ध्यान दिए रहना। ये एग्जाम्पल तुमको ये न्यूमेरिकल सिखा दिया कि जब भी डाइहेड्रल ग्रुप की बात होगी उसमें क्रॉस कैंसलेशन ला वैलिड नहीं होगा, अबेलियन ग्रुप में वैलिड होगा। अगले में हम नहीं बताएंगे बिल्कुल, यहां तुक्के में हम बता दिए गलती से। अगले में तुम बताओगे हमको हो क्या रहा है। ठीक, अब तुमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। दिमाग को अपने डेवलप करो खूब अच्छे से। बेटाएं, लिखना, एक्सप्लेन व्हाट द फॉलोइंग डायग्राम प्रूव्स अबाउट द ग्रुप DN। प्रॉब्लम नंबर, हाँ नंबर से क्या बात है यहाँ पर, ये तो गैलियान का बिना सीक्वेंस में चल रहे हैं। एक्सप्लेन what the following explain what the following diagram proves about the group DN। डाइहेड्रल ग्रुप DN के बारे में नीचे वाले डायग्राम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप वो बताइए। अब डायग्राम बना रहे हैं, ये है 1, ये रहा N, ये रहा 2, F 1 2 N। ठीक, इसके बाद R 360 बाई N। ठीक, इस पर हो गया N 1 N -1।
ठीक, नीचे एक डायग्राम 1n2 r 360 बाई n, ये आपके पास है 2, ये आपके पास है 1, ये आपके पास 3। ठीक, और f यहां पर आया 2, यहां पर आया 3, यहां पर आया 1। चलो हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपना समझो, अपने बताओ। डाइहेड्रल ग्रुप डीएन के बारे में ये डायग्राम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सोच करके जवाब देना। इतनी देर? चलो बच्चे, अच्छा कुछ बताएं तब बताओगे? कुछ बताएं तब बताओगे या बोलोगे? हाँ, नहीं, बस मेरे को यही पता था तुम लोग वहीं दिमाग लेकर के जाओगे। तुम लोग ये पढ़ना चालू कर दिए ना, एक लिखा है, एन लिखा है, दो लिखा है, दो लिखा है, एन लिखा है, एक लिखा है, ये सब पढ़ना चालू कर दिए ना। बस जहां पढ़ाई इस दुनिया का सबसे बेकार काम है। पढ़ो लिखो मत बिल्कुल भी, केवल अपना दिमाग चलाते रहो। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। नहीं बच्चे, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, बच जाओगी तुरंत। बताएं, सुनो, ये क्या है? रिफ्लेक्शन। ये क्या है? रोटेशन। पहले क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, फिर क्या हुआ? रोटेशन। यहां पहले क्या हुआ? रोटेशन, फिर क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ऑर्डर पलट दिया गया। क्या दोनों फिगर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या दोनों फिगर सेम हैं? नहीं है, कम्यूटेटिविटी फेल कर रही है, बस काम खत्म। कम्यूटेटिविटी फेल कर रही है, यानी डाइहेड्रल की दुनिया में कम्यूटेटिविटी पास हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस इतना ही करना था। मेरे को फिगर से मतलब मिल जाए, फिगर भाड़ में, सिर्फ इतना है गौर करना। पहले इसने क्या किया? रिफ्लेक्शन लिया, 1 फिक्स रहा, वो यहां आया, n यहां चला गया। फिर इसने क्या किया? इसने 360 डिग्री बाई n, मतलब थीटा रोटेट कराया। थीटा क्या होता है? थीटा होता है 2 पाई बाई n, यही तो होता है। एक ही बार रोटेट करेगा वो, एक बार रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो सुन भैया, क्या होगा? ये n आ जाएगा 1 की जगह, हाँ या ना? 1 जाएगा 2 की जगह, तो n की जगह कौन आएगा? n से पीछे वाला। n से पीछे वाला कौन? n-1। नहीं समझे? अच्छा सुनो, ऐसा सुनो, नहीं हम समझाएंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, चलते चलते ये n है, तो ये कौन होगा? n-1। अब जब तुम इसको रोटेट कराओगे तो 1 किसकी जगह जाएगा? 2 की जगह। अब 1 की जगह कौन लेगा? तो n की जगह कौन लेगा? तो देखो n की जगह कौन लिया? n-1। 1 की जगह कौन लिया? n। और 2 की जगह कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब पहले रिफ्लेक्शन हुआ, फिर थीटा रोटेट कर दिया, फिर उल्टा आ जाओ, पहले थीटा रोटेट कर दो। थीटा रोटेट कर दिए तो 1 की जगह कौन आएगा? 2 आएगा, और n की जगह कौन चला जाएगा? 1। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा। 2 की जगह कौन आ जाएगा? 3। और उसके बाद रिफ्लेक्शन लिया, तो रिफ्लेक्शन लिया, 2 फिक्स है, 1 का 3, 3 का 1 हो गया। लेकिन लास्ट फिगर दोनों का डिफरेंट हो चुका है, यानी पहले आपने रिफ्लेक्शन किया, फिर आपने क्या किया? रोटेशन। तो रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय रोटेशन, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, बोथ आर डिफरेंट। दोनों कैसे आए? अलग अलग। दिस इंप्लाइज दैट कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड इन द डीएन। क्लियर हुआ? लिखो सॉल्यूशन, लिखना डायग्राम। अच्छा बन गया है कि नहीं बन गया है? लिखना डायग्राम शो दैट, डायग्राम दर्शाता है कि, डायग्राम
शो दैट कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड इन डीएन। अभी अर्पित बनाए ही नहीं है, सोचने लगे थे, पढ़ने लगे ना, हम कहे पढ़ाई लिखाई ना करो। डायग्राम शो दैट commutativity does not hold in dn, commutativity does not hold in dn में commutativity होल्ड नहीं करती है। ठीक, अगला न्यूमेरिकल वो था रेक्टेंगल वाला, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो गैलियन का रेक्टेंगल वाला न्यूमेरिकल भी नहीं कर रहे, जब शुरुआत में ही लगा चुके हैं, क्या लगाएं, ये मिटा दें पूरा, इतना लिखने के बाद खाली एक लाइन, कम्यूटेटिविटी डज नॉट होल्ड। और नहीं तो क्या, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, जो तुम हो, तुम्हारे ही तो नाम रखे थे, इसी के नाम रखे थे ना। अगला लिखना फिर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखना, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज, describe the symmetries of a parallelogram, describe the symmetries of a parallelogram that is neither a rectangle, nor a rhombus, describe the symmetries of a rhombus that is not a rectangle, that is not a rectangle। कह रहे हैं डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की आप सिमेट्री की चर्चा कीजिए, दैट इज नाइदर रेक्टेंगल नॉर अ रोम्बस, जो ना तो एक रेक्टेंगल हो और ना तो एक रोम्बस हो। रोम्बस जानते हो ना? हाँ पक्का, रोम्बस किसको कहते हैं बताओ? अब अगर ये नहीं जानते हो तो काहे के लिए लगाओगे? सारी साइड इक्वल होती हैं और एंगल 90 नहीं होता है, वो रोम्बस है। ठीक, ये करें ना तो एक पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम का किस्सा क्या होता है? सारी साइड्स पैरेलल हो, तो ये बताओ क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है? स्क्वायर क्या रोम्बस होगा? नहीं होगा। तुम जानना, हम कुछ नहीं जानते, तुमको फिगर पता होना चाहिए इस सब। ठीक, अच्छा, तो ना तो वो पैरेललोग्राम हो और ना तो वो रोम्बस हो, इसके लिए आपको सिमेट्रिसिटी बतानी है, क्या क्या सिमेट्रीज होंगी उसके पास। डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ रोम्बस दैट इज नॉट अ रेक्टेंगल, और उस रोम्बस की सिमेट्री बताइए जो एक रेक्टेंगल ना हो। अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके मेरे को बताओ। पहला नहीं बताए, पहला आसान था, वो बता लिए होते तो ये ना पूछते तुमसे। सोच करके जवाब दो। हाँ, describe the symmetries of a parallelogram that is neither rectangle nor a rhombus, ना तो रेक्टेंगल हो ना तो रोम्बस हो। होमवर्क दे दें इसको तुमको? होमवर्क दें? 4-5 लाइन में निपट जाएगा, एक 2 लाइन में फिगर बनाना, 2 लाइन में लिख देना।
होमवर्क दे कर लोगे? अगर फिगर समझ जाओगे, हो सकता है तुमको रोम्बस वगैरह ना याद हो, नकल छाप लेना कहीं से, अगर रोम्बस ना याद हो तो क्या होता है क्या नहीं। इसको होमवर्क लिखो अपने लिए। हम दूसरे सवाल पे, ये सस्ता सवाल है यार इसलिए नहीं करवा रहे, बहुत सस्ता है। ठीक, फिगर जैसे बना लोगे तुरंत अपने आप ड्रॉ कर लेना क्या सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है। मिल रही है तो क्या मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो केवल R0 R180 मिले, पता नहीं, हम नहीं जानते, हम बता नहीं रहे, मे भी ऐसा शायद तुमको R0 R180 कहीं पर मिले, या तो इसमें मिल जाए डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ रोम्बस दैट इज नॉट अ रेक्टेंगल। रोम्बस हो रेक्टेंगल ना हो कैसे फिगर बनेगा? ऐसा ऐसा डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ रोम्बस दैट इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्या बनेगा? सारी साइड्स इक्वल हो, मान लो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या ये है कि नहीं है? रोम्बस है कि नहीं है? रोम्बस है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब इसके पास एक कौन, R0, एक कौन, R180। अच्छा, क्या रिफ्लेक्शन भी होगा कुछ? नहीं, बर्फी में क्या ही का रिफ्लेक्शन, बर्फी ही तो है, इसमें कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं। अगर आप इसको करोगे फिगर तिरछा मिर्छा चला जाएगा, इससे करोगे तो भी गड़बड़ा जाएगा भाई, इधर ज्यादा निकला है उधर कम निकला है, उधर ज्यादा निकला है इधर कम निकला हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास केवल और केवल दो। रिफ्लेक्शन के नाम पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, सोच करके जवाब देना। रिफ्लेक्शन के नाम पे क्या डायगोनल का रिफ्लेक्शन चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? यही होमवर्क है, रोटेशन तो हम कर दिए। HW लिख करके पन्ना छोड़ो अपने हिसाब से। क्या यही कह रहे, जल्दबाजी ना दिखाओ, जो तुमको लग रहा है। अरे नालायक, अरे नालायक, रुको एक ठो पेपर पाए तो बताएं, पेपर है कहीं पर? यही पेपर दो बच्चे तो। ये बताओ ये क्या है, इसको क्या कहोगे? रोम्बस कहोगे नहीं कहोगे? नहीं कहोगे, रोम्बस नहीं कहोगे इसको? ठीक है, अगर ये रोम्बस नहीं है काटना पड़ेगा ना हमको। कहां से? कैसे? बताओ कैसे। हाँ सीखे पहले। मतलब यहां से ऐसे ला करके यहां से फोल्ड करें, ऐसे ऐसे? यार पन्ना भी खराब हो रहा है, आ भी नहीं रहा है, मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, सब बेकार है पूरी तरह। पता ये सब नहीं आ रहा है, और ये वाला इधर से। मुड़ जाए यार, तो पन्ना मेरे से बात कर रहा था। हाँ अरे वाह, बन तो गया। सही है, सही है। अब तुम कहते हो डायगोनल की रिफ्लेक्सिव, डायगोनल से रिफ्लेक्सिव होगा ना? अच्छा चारों कोने बराबर, तुम कर लो बराबर तुम कर लो, हम बताएं तुमको, ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं ना। तुम करके देखना, बिना किए इसका आंसर ना दो, ठीक है? बिना किए इसका आंसर ना दो। जब फिगर की बात आए और ऐसे फिगर रहे, सीख लो बिना फिगर ड्रॉ किए सही सलामत कोई आंसर ना देना, क्योंकि जैसा ड्रॉ करोगे वैसा आंसर दोगे, गलत सलत ड्रॉ करोगे गलत सलत आंसर दोगे। चलें आगे। धन्यवाद, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। चलो इसके बाद अगले पर आना, अगला लिखना। लिखना डिस्क्राइब द सिमेट्रीज ऑफ अ नॉन सर्कुलर इलिप्स। डिस्क्राइब, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज, डिस्क्राइब द सिमेट्रीज describe the symmetries of a non-circular, of a non-circular ellipse, non-circular ellipse, ठीक, फुल स्टॉप।
और डू द सेम फॉर हाइपरबोला, डू द सेम, डू द सेम फॉर अ हाइपरबोला, फॉर अ हाइपरबोला, डू द सेम फॉर अ हाइपरबोला। और आप सेम काम कीजिए किसके साथ, किसी हाइपरबोला के साथ। चल भैया शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इलिप्स के लिए निपटाओ, फॉर इलिप्स, फॉर इलिप्स, ठीक। इलिप्स बनाया जाए, नॉन सर्कुलर चाहिए, यार है तो नहीं, लेकिन तुम मान लो इलिप्स है, ठीक है तो नहीं, क्योंकि इलिप्स में दोनों साइड बराबर बराबर हम बनाए यार। गलत चैप्टर उठा ली, पढ़ाना ही नहीं चाहिए मुझको ये चैप्टर। ये सुनो, अब जैसा भी है एक्सेप्ट करो कि ये इलिप्स है, जैसा भी एक्सेप्ट करो, अंडे टाइप दिखाई देगा, ठीक। चलो नामकरण संस्कार कर दो, ये लाइन कह दो L0, ये लाइन कह दो L1, ठीक। और ये आपका सेंटर हो गया O। ये बताओ भैया, रोटेशन के नाम पे क्या क्या चढ़ेगा? पहले तो बिना मूवमेंट कराए R0 चढ़ेगा, फिर मूव कराओगे तो R180 चढ़ेगा, दो ही चढ़ेंगे। तो रोटेशन के नाम पे दो आए, R0 और R180। लिखो इसी बात को, अगर फिगर बन गया हो तो बोलें, लिखना। ellipse has rotational symmetry, ellipse has, ellipse has rotational symmetry, rotational symmetry कौन कौन सी? R0 एंड R180, R0 रखा और R180 रखा, ठीक। अच्छा गौर करो, दो रिफ्लेक्शन मार रहा है, एक x एक्सेस के अबाउट, एक y एक्सेस के अबाउट, हाँ या ना, लिखना। एंड रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट L0 एंड L1, एंड रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट L0 एंड L1। और दोनों लाइन के अबाउट, एक x एक्सेस एक y एक्सेस, इसके अबाउट वो कैसी सिमेट्री रखेगा? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अब अगली हेडिंग डाल दो, फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला। चल भैया फिगर बनाओ हाइपरबोला का, अगर याद हो तो। यही होगा, बराबर दूरी पर ये हाइपरबोला बना लो। फिर से x एक्सेस को तुम L0 कह देना, और y एक्सेस को कितना कह देना? L1 कह देना, L0 और y1, ठीक। क्या कहोगे? सिमेट्री के नाम पे एक R0 चढ़ेगी और दूसरी R180 चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? जाएगा? नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? अरे रोटेट करा के देखो। हाँ हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाँ। तो R180 करें भैया, R180 करोगे, ये ऐसा है, ये घूम गया, तो इसका मुंह आज भी इधर खुला है, इसका मुंह उधर खुल जाएगा। तो R0 R180 सेम रखेगा, R0 R180 और L0 और L1, वही बातें फिर से वापस लिख दो, वही बातें वापस लिख दो ना। यार इस पे कुछ नाम नहीं लिखे ना, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट L0 L1 लिख दिए, नाम तो दिए ही नहीं उसका। L0 के रिफ्लेक्श, L0 से जो मिले उसको F0 कह दो, L1 से जो मिले उसको F1 कह दो। नहीं समझे? ऊपर जैसे इसका नाम दिए हैं ऐसे नीचे रिफ्लेक्शनल का नाम नहीं दिए, तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री ऐसे कर देना, F0 एंड F1 अबाउट L0 L1 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। और हाइपरबोला के लिए लिख देना सेम एज एबव, ऊपर की तरीके से बिल्कुल डिट्टो, सेम एज एबव, सेम एज
एबव हो गया। इसी पर ये कहानी रोक लेते हैं। ठीक, इसी पर रोकते हैं, आगे चलते हैं, एक दो सवाल और बचेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज पर। वहीं से हम लोग ऑर्डर, सब ग्रुप, ये सब कुछ डील करना चालू कर देंगे। अभी खाली ग्रुप का इंट्रो चल रहा था, केवल ग्रुप बता रहे थे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप से सब ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे।